हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तब उस पर यांत्रिक ऊर्जा कितना संरक्षित रहता है। अभी तो फिलहाल आपको ये समझना है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं या क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल इसको हम एक अवस्था से या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऐसे भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है कि भाई किन्हीं दो पिंडों के बीच जो बल लग रहा होता है यदि वो माध्यम पर डिपेंड ना करे, यानी पथ पर निर्भर ना करे, अर्थात जैसे दो पिंडों के बीच जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल है, एक प्रकार से संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल के प्रभाव में वैसे भी बताया गया कि जो भाई यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संरक्षी बल के प्रभाव में घर्षण बल की अनुपस्थिति में, देखिए जब कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के ऊपर गति करता है तब वहां पर घर्षण बल लगता है, लेकिन यदि पिंडों के बीच तो घर्षण बल लग ही नहीं रहा है, तो घर्षण बल में है ना, घर्षण बल की अनुपस्थिति में, यानी घर्षण बल है ही नहीं, संरक्षी बल कहाँ लगेगा, दो पिंडों के बीच लग रहा होता है जब उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई बल लगा रहे हैं उस बल के कारण वो कार्य कर रहा है तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है तो वो बीच में मार्ग में क्या है, वायु है, गैस है, या मान लीजिए ईथर है, कांच है, पानी है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस बल लग रहा है, बल के कारण इनमें विस्थापन हो रहा है तो हो रहा है। तो संरक्षी बल के प्रभाव में, यानी सिंपल संरक्षी बल बोल दिया गया है, मतलब वहां पर पथ पर निर्भर नहीं करता, और जहां पर पथ पर निर्भर नहीं करेगा वहां पर घर्षण बल भी नहीं होगा। तो घर्षण बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यानी जो भी ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, नहीं फिक्स रहती। जितनी ऊर्जा, जैसे पिंड मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी से सतह पर आती है, मतलब पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से सतह पर आती है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी ऊर्जा नियत होती है। यही चीज प्रूव करने वाले हैं। नियत मतलब फिक्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए पिंड है, वो पृथ्वी पर गिर रहा है। मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, ये पिंड है बच्चों यहाँ पर, और ये पृथ्वी सतह पर यहाँ पे गिरना चाहता है। पृथ्वी सतह यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ। अब पृथ्वी सतह में गिरते समय मैं पहले यहाँ पर ऊर्जा निकालूंगा कि यहाँ पर कुल कितनी ऊर्जा है। फिर मैं मान लीजिए यहाँ पर मान के चलता हूँ कि एक बिंदु हमारे पास यहाँ ए था, यहाँ पर एक बिंदु बी है, यहाँ पर कुल कितनी ऊर्जा है। फिर बिंदु सी पर पहुँचा तो यहाँ पर कुल कितनी ऊर्जा है। इस आधार पर हम इसको गणना करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वास्तविक रूप से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उसका ऊर्जा सदैव नियत होती है, ठीक है। यही तो कहता है यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, बदलाव नहीं होती है। बोला गया है संरक्षी बल मतलब पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। घर्षण बल यानी किसी रास्ते पर गति नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पिंड ऊपर से ही नीचे की ओर आ रहा होगा। तब यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से ए की जो ऊंचाई है उसको मैं मान के चलता हूँ बच्चों एच। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है, एच ऊंचाई है। अब ए से बी तक मैं मान के चलूं कि ए से बी तक कितना होगा, तो ए से बी तक यदि मैं कह दूं माना x, तो अब आप कहोगे बी से सी तक कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा h माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने h माना है ना, इसको मैंने x माना है, तो यहाँ से h माइनस एक्स कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ कि नहीं घटा सकता हूँ, बिल्कुल यही डायग्राम है। तो हमारे पास तीन बिंदु हैं, एक ए, एक बी और एक सी है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पृथ्वी तल है। यानी पहले मान लीजिए ऊपर कोई वस्तु रखा है, फिर गिरना स्टार्ट करता है, गिरने के बाद वस्तु मान लीजिए सी पर पहुंचता है, पृथ्वी पे जाकर रुक जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर हो जाती है। अब इस पे दो ऊर्जाएं लगेंगी मुख्य रूप से, एक तो गतिज ऊर्जा, एक तो स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई वस्तु यदि स्थिर है तो फिर स्थिर रहेगा तो उस पर स्थितिज ऊर्जा लगेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गति करेगी तो उस पर गतिज ऊर्जा लगेगी, ठीक। तो हम तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा की गणना करेंगे। पहले कहाँ पर बिंदु के ऊर्जा की गणना करेंगे, पहले बिंदु ए पर ऊर्जा की गणना करेंगे, फिर बी पर ऊर्जा की गणना करेंगे और फिर सी पर, और तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा के फलस्वरूप हम ये निष्कर्ष निकालेंगे
कि हर एक जगह ऊर्जा नियत है, ऊर्जा सेम है कि नहीं। यदि ऊर्जा सेम है तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वास्तविक रूप से उदाहरण के माध्यम से हम प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन यदि तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा सेम नहीं है तो फिर ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है और एग्जिस्ट इस परिभाषा से नहीं होता है। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु ए की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि सबसे पहले कोई वस्तु स्थिर रहा होगा तो पहले तो विरामावस्था में रहा होगा। बिंदु ए पर जो वेग है, बिंदु ए पर जो वेग है वो कितना रहा होगा, शून्य रहा होगा। पहले वेग जो है शून्य रहा होगा, स्टार्टिंग में शून्य रहा होगा, ठीक है। तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो जब v का मान शून्य हो गया तो काइनेटिक एनर्जी शून्य हो गया। लेकिन बच्चों जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसका फार्मूला होता है mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और ऊंचाई h है तो mgh हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा यदि हम कहें यहाँ पर कितना है, E बराबर, तो k धन u कर दोगे आप लोग, तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, k का मान 0 है और mgh हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो ऊर्जा है mgh है। कहाँ पर, समीकरण 1 दे सकते हो, बिंदु ए पर। कहाँ पर, बिंदु ए पर। बिल्कुल आप डायग्राम के आधार पर आज समझ गए कि मान लीजिए पिंड जो है विरामावस्था से गिरता है। जब विरामावस्था से गिरेगा तो उसका वेग कितना होगा, शून्य होगा। तब उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। जब वेग शून्य तो गतिज ऊर्जा शून्य होता है। स्थितिज ऊर्जा यदि हम बोलें तो आप बताओगे सर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। h का मतलब है ऊंचाई, तो हाँ बिंदु ए h ऊंचाई पर है तो बिल्कुल mgh, तो mgh हो गया। अब कुल ऊर्जा कितनी कहलाएगी, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, k और u को जोड़ दें, k और u को जोड़ेंगे तो k का मान शून्य है, u का mgh, तो mgh ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। ये डायग्राम भी बना हुआ है। डायग्राम तो वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसी आधार पर समझो। तो भाई हमने देखा कि बिंदु ए पर जब हमारा स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड, देखो यहाँ पर पूरा लिखा जाता है कि माना m द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर बिंदु ए पर स्थित है जहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। यहाँ पर देख लो ये हमारा m द्रव्यमान का एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है बिंदु ए पर और प्यारे बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरेगा। तो हमने बिंदु ए पर निकाल लिया। अब कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु बी पर। तो दूसरे स्टेप में बिंदु बी के लिए निकाल लेते हैं। बिंदु बी कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करें। फिर से डायग्राम में थोड़ा सा छोटा सा बनाता हूँ। ये मेरा पृथ्वी तल है बच्चों, है ना। h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर क्या है, एक पिंड है, प्रारंभिक वेग 0 से स्टार्ट करता है फिर b तक पहुँचता है। ये h ऊंचाई है और फिर ये c तक हो गया, ये b तक। तो यहाँ से यहाँ तक चला तो विस्थापन कितना हुआ x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, h - x। अब बिंदु बी के लिए मैं आपसे कहूं कि भाई स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है u, कितना होता है mg, h का मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना है h - x। तो ये आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा। ये सिंपल है, स्थितिज ऊर्जा कोई भी निकाल सकता है। अब देखो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, k बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। अब मैं मान के चलूं कि विरामावस्था से शुरू होता है, विरामावस्था से गति करना शुरू करता है, विरामावस्था यानी u बराबर 0 से गति करता है और उसका b तक वेग, अंतिम वेग v बराबर v1 हो जाता है। तो 1 करके चलेंगे, गतिज ऊर्जा वहाँ पर कितना, ये चीज़ निकालेंगे। भाई यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर वेग 0 था, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेग कितना हो गया, v1 हो गया। वेग कितना हो गया, v1 हो गया। इस स्थिति में बच्चों यदि मैं ये समीकरण लगाऊं कि v² + u² + 2as, तो आप सिंपल तरीके से कहो कि सर वेग तो v1 हो गया है, प्रारंभिक वेग 0 को लेकर चले थे, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा a की जगह, s हो जाएगा विस्थापन कितना चलकर आ चुका है, x दूरी तय कर लिया, तो x दूरी तय कर लिया है। यही चीज़ तो है ना, x दूरी तय कर लिया है। अब देखो जरा फिर से समझ लो, नहीं कहोगे सर कहाँ कहाँ समझाते हो तो समझ में नहीं आया। u आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा। देखो यहाँ पे इसकी ऊंचाई h - x, तो h - x कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम v² बराबर u² + 2s गति का तृतीय समीकरण लगा दिए, v² तो v1² कर दिए। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में वेग 0 था, b तक पहुँचते पहुँचते उसका वेग कितना हो गया, v1 हो गया। तो v1 कर दिया हमने, वेग 0 हो गया, 2 तो 2 और a का है, a का मतलब त्वरण और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो g लगा दी क्योंकि पृथ्वी की ओर आ रहा है। और विस्थापन कितना तय कर लिया भैया, a से b तक आने में x दूरी तय कर लिया, तो v1² का मान आ गया आपके पास 2gx। अब आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी,
1/2 mv² होता है, लेकिन वेग यहाँ पर v1 है तो v1 लेकर चल रहे हैं। 1/2 mg, हाँ देखो भाई m तो m रहने दो, यहाँ पर 2 है तो 2gx, 2 से 2 काट दो तो कितना है mgx। अब कुल ऊर्जा निकालना है। कुल ऊर्जा कैसे? काइनेटिक एनर्जी आपके पास mgx आया है, mgx आया है, तो कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे? कुल ऊर्जा E का जो मान होता है वो होता है U और धन के दोनों के योग के बराबर। U का मान है mgh-x और बच्चों mgx है K का मान। अब इसको कैलकुलेट करो तो mgh और mgx प्लस mgx ये कट गया तो आपका निकल कर आ गया कितना? mgh। ये कहाँ पर आया? बिंदु B पर आ गया, बिंदु B पर आ गया। बिंदु हमने A पर निकाला था mgh, बिंदु B पर भी mgh आया है। कितना आया है? mgh आया है। समझ रहे हो ना? बिंदु B पर mgh आया है। देखो पूर्ण रूप से कंप्लीट। माना पिंड बिंदु A से x दूरी नीचे गिरकर बिंदु B तक पहुंचता है। ठीक है, A से चला B तक पहुंचा, दूरी x तय करा। ठीक है, आगे देखो, पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई h-x, ये पृथ्वी है नीचे, तल से उसकी ऊंचाई कितनी? h-x, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, h की जगह h-x कर दिया, कोई गलत है नहीं। अब यदि बिंदु B पर पिंड का वेग v1 हो, v1 का मतलब शुरू में तो चलना स्टार्ट किया था तो प्रारंभिक वेग 0 था, इसलिए u का मान 0 रखते हैं, v का मान v1 रखते हैं। 2gh, g मतलब हमारा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब विस्थापन, कितना विस्थापन किया A से B तक आने में? x। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 मानकर चल रहे हैं, इसलिए v1 बराबर 2gx। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², तो हमने वैल्यू पुट कर दिया mv² में b का मान रख दिया 2gh, 2 से 2 कट गया तो mgh हो गया। कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी और जो भी आपका स्थितिज ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास mgh आ गया। ये दूसरे पिंड पर आया। इसी प्रकार बच्चों तीसरे पिंड की बात करेंगे, अरे सॉरी तीसरे पिंड भी नहीं, दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु की बात करेंगे। दूसरे बिंदु पर हमारा mgh आ गया, A पर भी mgh था, B पर भी mgh है। अब जो हमारा तीसरा बिंदु इस पर निकलेगा, तीसरा बिंदु C पर। अब देखो C पर ऊंचाई 0, विस्थापन कितना हुआ B से यहां तक में x, A से विस्थापन कितना हुआ h, यदि B से विस्थापन कहेंगे तो h-x, और लेकिन यदि हम बोल दें कि C बिंदु पर कुल कितना हमारे पास ऊंचाई है तो आप कहोगे 0 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब आपको थोड़ा सा इसको विधिवत लिखना, यहाँ तक तो क्लियर है, अब माना वगैरह यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आगे। ये सेकेंड कंडीशन था। तीसरा जो कंडीशन है बच्चों वो आपको लिखना पड़ेगा बिंदु C पर कुल ऊर्जा। ठीक है, बिंदु C पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यदि मैं आपसे कहूं कि स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पृथ्वी तल तक पहुंच जाती है, बिंदु C पृथ्वी तल पर है, क्योंकि बिंदु C पृथ्वी तल पर है। कहां पर है? पृथ्वी तल पर है कि नहीं? इसलिए h बराबर 0 हो जाएगा। तो बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा कितना होता है बच्चों? mgh, तो mg इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास u का मान आ गया 0। स्थितिज ऊर्जा 0 ही आएगा, कारण है ना, क्योंकि ऊंचाई है ही नहीं है, जब ऊंचाई नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब मैं मान के चलता हूं, माना बिंदु C पर पिंड का वेग v2 हो जाता है। वेग तो बदलेगा ही बदलेगा, पहले 0 था फिर बाद में v2 हो गया, तो इसलिए v² बराबर u² प्लस 2gh। अंतिम वेग कितना हो गया? v2 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना मानकर चलेंगे? 0। और भाई दूरी कितना तय कर लिया? 2gh, h विस्थापन किया, टोटल ऊपर से नीचे तक आने में h दूरी तय कर लिया, तो v2² बराबर हमारे पास आ गया है कितना? 2gh। इसलिए C पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो आप, सिंपल है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv2 है तो 2 स्क्वायर कर देंगे,
तो कितना निकल कर आएगा बच्चों, 1/2 m2gh, 2 से तो काट दो, mgh हो जाएगा। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा कहोगे भाई कैनेटिक प्लस ये आपका स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, कैनेटिक आपका mgh प्लस 0 बराबर mgh। वाह यार, मतलब तीसरा जो बिंदु हमने लिया, बिंदु सी, यहां पर भी ऊर्जा उतना ही है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा नियत होती है। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा नियत होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लेवल से एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।